हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 7 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले यूपीएससी के एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है। तो इस विविधता का कारण क्या है आपको बताना है। ए आपको दिया है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना। बी है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। सी है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। और डी है पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस विविधता का कारण क्या है? पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना इसका कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। ए है पूर्वी उड़ीसा में, बी है पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, सी है शिवालिक और तराई में, और डी है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियां हैं वो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। और जो प्रश्न में आपको दी गई विशेषताएं हैं किसकी है, तो ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशेषताएं हैं। और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा क्या है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऐसे वन कहाँ? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में ऐसे वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला आपको क्या दिया है, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। दूसरा है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। तीसरा है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। और चौथा है इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। और ऑप्शन आपको क्या दिए हुए हैं, ए है 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1 और 4, और डी है केवल 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैटेराइट मिट्टियों के संबंध में 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे। यानी कि जो लैटेराइट मिट्टी है ये साधारणतः लाल रंग की होती है, और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अब जो दूसरा और तीसरा है यहाँ पे, ये क्यों गलत है? क्योंकि जो लैटेराइट मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है। और इस मिट्टी में क्या है, सर्वाधिक विकास जो इसका हुआ है केरल, महाराष्ट्र और मेघालय राज्यों में हुआ है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा है कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास समृद्ध होती हैं, तो ये नहीं होती है। और इनका जो विकास हुआ है वो कहाँ, तो केरल, महाराष्ट्र और इन राज्यों में इनका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। बी है नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। सी है निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। और डी है पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि क्या यहाँ पे सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग होता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और जो बाकी तीन है यहाँ से ये याद रखिएगा, ये सही है कि नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। दूसरा है निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, ये भी सही है। और तीसरा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी यहाँ पे सही है। तो इन तीनों फैक्टों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला आपको दिया है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। दूसरा है चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। तीसरा है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। और ऑप्शन आपको क्या दिए हुए हैं, ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3, और डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या यहाँ पे सही है इनके बारे में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शून्य जुताई के संबंध में 1, 2 और 3 यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। और जो शून्य जुताई है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है खेत की जुताई किए बिना अगली फसल बोना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी फसल
न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है गन्ना, बी है सूरजमुखी, सी है बाजरा, डी है अरहरिया रेड ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दी गई फसलों में जो गन्ना है वो लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। और जो लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल गन्ना है, इसका मतलब क्या है कि इसका अर्थ है कि गन्ना उगाने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। तो आपको बताना है किसकी विशिष्टताएं हैं ये। पहला है उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। दूसरा है उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा है उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गुजरात राज्य है उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है और उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। और गुजरात राज्य में क्या है, खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है महाद्वीपीय विस्थापन, दूसरा है हिमानी चक्र। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवों को विकास को जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसने और हिमानी चक्र इन दोनों ने प्रभावित किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 9। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है पतझड़ी वन, बी है शंकुधारी वन, सी है घास स्थल वन और डी है उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार है वो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो पहला आपको दिया है, ए वर्ष भर वर्षा, बी है केवल शीतकाल में वर्षा, सी है अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु और डी है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सवाना प्रदेश की जलवायु है उसकी मुख्य विशेषता है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। अब जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में क्या है, वर्ष भर उच्च तापमान तथा अधिक सूर्यताप रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 500 से 2000 मिलीलीटर के बीच होती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा सवाना प्रदेश के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।